नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से चर्चा करेंगे कक्षा 10 पुस्तक है राजस्थान अध्ययन, जिसका वन लाइनर प्रश्न तैयार किए गए हैं नानक क्लासेस के द्वारा। तो वो नानक क्लासेस की पुस्तक है हमारे पास, उसका हम रिवाइज कर रहे हैं। ये पुस्तक आप मंगवा भी सकते हो डाक के द्वारा। 80 580 22 001 इस नंबर पर आप संपर्क करके इस पुस्तक को मंगवा सकते हो। देखिए, डेली हम इस पुस्तक का रिवाइज करते हैं और यहाँ से अभी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और इस पुस्तक से जो ये पुस्तक है, इसी पुस्तक को तैयार किया गया है वन लाइनर प्रश्न के माध्यम से। तो इस पुस्तक में से लगभग सारे प्रश्न आए थे राजस्थान अध्ययन के। तो आगामी पशु परिचय और सीईटी एग्जाम है 2024 और आरपीएससी द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है ये सारी बुक। आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, मेरे साथ वन लाइनर पढ़ना है और डेली हम रिवीजन करते जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो इसको अपलोड करवा दिया और चौथा वीडियो आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज के हम बात करें प्रश्नों की। सबसे पहले वीडियो को सभी साथी जो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही कमेंट जरूर किया करें जो मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूं। और आपको कैसी लगती है क्लास, उसके बारे में ही आप बताया करो। और बेल आइकन की घंटा जरूर दबा लेना, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास पहुंच। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न की बात करेंगे। किस शासक को औरंगजेब ने माही बरातिव की उपाधि दी थी? तो वो था अनूप सिंह। कौन था? अनूप सिंह को औरंगजेब के द्वारा, याद रखना है, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा माही बरातिव की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? अनूप सिंह को दी गई थी। 1570 नागौर दरबार में बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो 1570 में नागौर दरबार लगाया था किसने? अकबर ने। इसने अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया और बीकानेर के शासक को, जो शासक था कल्याणमल, इसने क्या की थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अगला, बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज। कौन है? पृथ्वीराज जो है, जो अकबर के दरबारी कवि थे, जिसे जो बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है, इसको दुर्सा आडा ने, किसने? दुर्सा आडा ने इसे 5वें वेद और 19वें पुराण की भी संज्ञा दी है। अब सीधा एग्जाम से पूछा जाए कि किस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने 5वें वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है, पृथ्वीराज का ग्रंथ है। आगे, निम्न में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राय सिंह था बीकानेर का। अब हम बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने मारवाड़ के बारे में चर्चा की, उससे पहले कुंभा, हमीर, सारे इतिहास के बारे में चर्चा कर ली। हम बात कर रहे हैं बीकानेर के शासकों के बारे में। 255 नंबर, 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि। अब देखिए, ये सीधा का सीधा आरपीएससी सीधा का सीधा पूछती है, चाहे आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीईटी की है या फर्स्ट ग्रेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी सीधा पूछती है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर बीकानेर के शासक बने थे? तो राय सिंह। ठीक है, याद रखना है, राय सिंह बीकानेर के शासक थे। इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी कब? 1574 में। फिर अगला देखिए, बीकानेर शासक राय सिंह के बारे में कथन है। तो देखिए, राय सिंह के बारे में विशेषता बुक के अंदर दी हुई है। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। एक तो याद रखना है, बीकानेर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल पत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। आपने देखी होगी, बीकानेर एग्जाम देने गए थे कुछ साथी, तो वहां पे देखना आप, जूनागढ़ के जो दरवाजे हैं, यहाँ से मेन गेट से निकलकर अंदर जाते हो, इस गेट के ऊपर पत्ता, जयमल पत्ता की मूर्ति, पाषाण मूर्ति लगी हुई है। किस पर? गजारूढ़ मूर्ति। फिर जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाई गई है। एक तो याद रखना, राय सिंह प्रशस्ति भी अंकित है, वहां पे आपने देखी होगी। फिर है मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का करण कहा है। ये मोस्ट कर लेना भी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस शासक को राजपुताने का करण कहा जाता है। तो राय सिंह को कहा जाता है राजपुताने का करण, और मुंशी देवी प्रसाद ने इनको ये उपनाम दिया था। किसने? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। तो ये राय सिंह के बारे में। एक तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, दूसरा जो जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल फतेह की गजारूढ़ मूर्ति है वो लगवाई, पाषाण मूर्तियां। उसके बाद जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति भी अंकित की गई है और मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का करण की भी संज्ञा दी है। आगे देखिए, फिर बीकानेर के शासक राय सिंह के बारे में आगे फिर देखिए। राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है, मोस्ट कर लेना भी, राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है।
राय सिंह अकबर का दूसरा व जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र था। देख लीजिए, अकबर का दूसरा वह जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र। अकबर का पहला विश्वास पात्र कौन था? मानसिंह था। और दूसरा कौन हो जाएगा? राय सिंह, बीकानेर का शासक। और फिर जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र कौन हो जाएगा? अकबर के पुत्र जहांगीर का, तो वो हो जाएगा राय सिंह, बीकानेर का। फिर है राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव का ग्रंथ लिखा। याद रखना, देखो ये देखो मोस्ट है, ये सीधा पूछा जाए कि राय सिंह महोत्सव ग्रंथ किसने लिखा, तो राय सिंह के द्वारा। ये इस पुस्तक के अंदर ये बारीकी से इतने इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला की शुरुआत हुई थी। ये देख लेना एक, कौन सी? कि बीकानेर चित्रकला की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो राय सिंह के समय। फिर आगे, बीकानेर शासक लूणकरण नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ 1526 में किस युद्ध में मारे गए थे? तो दोषी का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब? 1526 में दोषी का युद्ध हुआ था। और बीकानेर के शासक थे लूणकरण। ठीक है, किससे लड़ते हुए? नारनौल के नवाब थे, अभी मीरा से लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। अगला, किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का करण? अब देखो, एक तो आ गया राजपूताने का करण। राजपूताने का करण किसे कहते हैं? राय सिंह को। राजपूताने का करण तो कहते हैं अपने राय सिंह को। दूसरा प्रश्न आ जाए, कलयुग का करण। कलयुग का करण, तो वो कौन आ जाएगा? लूणकरण को। किसको कहा जाता है? लूणकरण को कहा जाता है। दोनों मोस्ट है और एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। ठीक है, किसने कहा था? तो जेतसिरो छंद के अंदर। जेतसिरो छंद के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। तो जेतसिरो छंद ये है बिट्ठू सूजा का ग्रंथ है। फिर बीकानेर शासक राव लूणकरण के बारे में देखिए। अब लूणकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लूणकरण राव बीका का पुत्र था। किसका पुत्र था? राव बीका का पुत्र था। 1505 से 1526 तक शासक रहा। उसके बाद में उसमें नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ते हुआ मारा गया दोषी के युद्ध में। फिर करमचंद्र वंशो कीर्तन काव्यम में इनकी तुलना कर्ण से की गई है। अब देख लेना, ये अच्छा प्रश्न है। सीधा पूछा जाए कि करमचंद्र वंशो कीर्तन काव्यम में किस शासक की तुलना किससे की गई है? कर्ण से की गई है। किससे? कर्ण से की गई है। फिर लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया एक। तो ये थोड़ी सी बातें राय सिंह और लूणकरण से संबंधित याद रखनी है। लगभग आपको याद ही हो गया होगा। तो लूणकरण को एक तो कलयुग का करण कहते हैं। किसने कहा? जेतसी के ग्रंथ में। और फिर एक तो बीका का पुत्र था लूणकरण। और 1505 से लेकर 1526 तक इसने शासन किया। फिर करमचंद्र वंशो कीर्तन काव्यम के अंदर जो है कर्ण की तुलना की गई है इसकी। और लूणकरण सर झील का निर्माण किसने करवाया बीकानेर के अंदर? लूणकरण के द्वारा। आगे देखिए, जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक व हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? राव जेतसिरो छंद के अंदर मिलती है। कहां पे? राव जेतसिरो छंद के अंदर मिलती है। ठीक है, कम कर दे। फिर बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय राव जेतसी ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा था? तो शेर से सूरी के बीच में। बात किसकी आ रही है? बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के समय, जब मालदेव पर आक्रमण हुआ उस समय राव जेतसी ने अपने मंत्री था नागराज को किसके साथ सहायता भेजी? शेर सिंह सूरी के पास में। खानवा युद्ध में बीकानेर की तरफ से किस शासक ने भाग लिया था? तो ये कल्याणमल। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में बीकानेर की तरफ से शासक गया था कल्याणमल, बीकानेर का याद रखना है। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी करनी माता अभी पूछा गया था। इसमें जो 27 तारीख की सेकंड पारी हुई थी, 27 तारीख की सेकंड पारी के अंदर यह सीधा पूछा गया था कि बीकानेर के राठौड़ों की शासकों की कुल देवी कौन सी है? करनी माता। सीईटी के अंदर पूछा गया था। तो इस बुक से जो जितने राजस्थान के 25 से 30 प्रश्न आ रहे थे ना, सारे के सारे से प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न बन रहा था इस प्रकार। फिर बीकानेर के राठौड़ वंश के प्रतापी शासकों का सही कालक्रम बताइए। बीकानेर के जो राठौड़ वंश थे उनके प्रतापी शासक थे, एक तो राव बीका आ जाएगा।
फिर राव लूणकरण आ जाएगा, फिर राव जेत सिंह आ जाएगा और राव कल्याणमल। ये क्या थे? प्रतापी शासक थे बीकानेर के। आगे, भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? देखिए, कौन थे? कौन थे? भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो शासक थे वो कौन थे? देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रथम शासक कौन था? शार्दुल सिंह। कौन था? शार्दुल सिंह, याद रख लेना। शार्दुल सिंह प्रथम या शार्दुल सिंह, याद कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, बीकानेर के किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहते हैं? अनूप सिंह के। मोस्ट कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि बीकानेर के राठौड़ वंश के अंदर हम बात करें तो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह के शासनकाल में आता है। गंगा लहरी दसम भागवत रादुहा ग्रंथ के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। वे गंगा लहरी याद रखना एक तो आपको, गंगा लहरी और दसम भागवत रादुआ, कहीं भी पूछा जा सकता है। देखो नया प्रश्न है ये, गंगा लहरी दसम भागवत रादुआ। बीकानेर की किस शासक ने राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई? तो ये रतन सिंह थे। बीकानेर के शासक थे रतन सिंह। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखो सीधा उठा के दे दे कि रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? रतन सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। किसके द्वारा? रतन सिंह के द्वारा ही। अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी परगने व 40 गांव उपहार में दिए थे? सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह थे बीकानेर के। अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी परगने व 40 गांव उपहार में दिए थे? ये सरदार सिंह, ठीक है। फिर बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी? ये भी सरदार सिंह हो जाएंगे। कि बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में, बीकानेर के अंदर की बात आ जाए तो सती प्रथा व जीवित समाधि प्रथा पर रोक सरदार सिंह के द्वारा लगवाई गई। किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों के पानी को लाने का सपना देखा तथा उसी के काल में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई? डूंगर सिंह के समय। किसके समय? डूंगर सिंह के समय। वह शासक जिसने दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर में रखवाई थी? तो अनूप सिंह ने। यह भी याद रखना कि 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाई थी बीकानेर के अंदर दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लाकर अनूप सिंह के द्वारा। मणिराम किस शासक के दरबारी कवि थे जिन्होंने अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास, तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ लिखे? मोस्ट कलना भी अनूप सिंह। तो मणिराम के किस शासक के दरबारी कवि थे? मणिराम के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने अनूप व्यवहार सागर, अनूप विलास और तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ। अब देखो ये किसकी है? मणिराम की है। भी सीधा पूछा जा सकता है ये निम्न में से कौन से ग्रंथ है मणिराम के नहीं है? तो याद रखना, अनूप व्यवहार, अनूप सागर, अनूप विलास, तीर्थ रत्नाकर। किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था? तो अनूप सिंह के शासनकाल में। किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया? अनूप सिंह के शासनकाल में। यह प्रश्न पूछा जाता है भी आनंद राम के द्वारा। अगला, बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के बाद उनके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट दिया, जिसको पंचपाना कहा जाता है? तो वो है शार्दुल सिंह। किसको क्या कहा जाता है? पंचपाना के नाम से जाना जाता है, वो है शार्दुल सिंह। ठीक है, तो ये याद रखना, बीकानेर के किस शासक की मृत्यु के बाद उनके 5 बेटों ने बीकानेर राज्य को 5 भागों में बांट दिया और जिसको पंचपाना कहा गया? शार्दुल सिंह के बेटे। बीकानेर के किस शासक ने नौता विवाह निमंत्रण कर, होता है नौता, तथा तक निसीनी के 5 यानी उत्तराधिकारी कर समाप्त किया गया था? शार्दुल सिंह। ठीक है, तखन सीनी, ये तखन सीनी की बात है, ये इसे कहते हैं उत्तराधिकारी कर।
और जो नोता होता है वो होता है विवाह निमंत्रण कर। आगे देखिए, बीकानेर के किस शासक ने नोता, ये आया गया शार्दुल सिंह। बीकानेर महाराज जिनका जन्म बीकानेर में हुआ था जबकि मृत्यु 1943 में बंबई में हुई थी, गंगा सिंह। अब देखो गंगा सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी। छोटा सा प्रश्न कहीं भी पूछा जा सकता है। जिनका जन्म तो बीकानेर में हुआ था लेकिन मृत्यु 1943 ईस्वी में बंबई में हुई थी। फिर अगला 1931 में रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो गंगा सिंह ने करवाया था। ये 1931 में रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का मंदिर आप जाके आते हो ना, तो गंगा सिंह के द्वारा। बीकानेर के किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ तथा राजस्थान का भागीरथ उपनाम से जाना जाता है, गंगा सिंह को। याद रखना, सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का भागीरथ भी कहते हैं और राजस्थान का भागीरथ उपनाम से जाना जाता है गंगा सिंह को। फिर किसके शासनकाल में बीकानेर राठौड़ ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया गया है, तो सूरत सिंह शासनकाल में। किसके शासनकाल में, सूरत सिंह के शासनकाल में। सूरत सिंह के शासनकाल के अंदर, ठीक है। फिर है क्या लिखा गया, किसके शासनकाल में बीकानेर के राठौड़ ख्यात जोधपुर में व बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया गया है, तो सूरत सिंह। किस शासक ने देशनोक में करनी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया, सूरत सिंह ने दिया था, ठीक है। बीकानेर के अंदर है करनी माता का मंदिर। कौन सा, करनी माता का मंदिर, करनी माता का मंदिर। इसको दोबारा मंदिर का स्वरूप दिया किसने, सूरत सिंह ने। याद रखना, सूरत सिंह ने। और करनी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है, ठीक है। और ये है कहाँ पे मंदिर, देशनोक। देशनोक बीकानेर के अंदर मंदिर है करनी माता का, ठीक है, जो सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर के किस शासक को अहमद शाह ने श्री राजेश्वर महाराजाधिराज महाराज शिरोमणि श्री राज सिंह गज सिंह तथा 7000 मनसब का खिताब दिया था, वो थे गज सिंह, ठीक है। आगे, चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं दशरथ शर्मा। जो चौहान हैं उनकी उत्पत्ति, अब अजमेर के वो चौहान स्टार्ट हो गए हैं बुक के अंदर, तो चौहानों की उत्पत्ति कहाँ, ब्राह्मण वंश से भी चौहान कहते हैं। चौहान कहाँ से है, किसके वंशज है, ब्राह्मण के। ये कौन मानते हैं, दशरथ शर्मा। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में कथन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा सूर्यवंशियम क्षत्रिय मानते हैं। ये कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये सूर्यवंशीय क्षत्रिय वंश है। फिर अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है। चंद्रवरदाई इन्हें अग्निकुंड से मानते हैं। ये प्रश्न पूछा गया बहुत बार कि पहले बहुत आता था लेकिन अब बंद हो गया, हो सकता आगे आ भी जाए। तो चंद्रवरदाई इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं, किनको, चौहानों को। और दशरथ शर्मा मानते हैं कि ये ब्राह्मण वंश थे पहले। फिर 973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख से किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है, तो विग्रहराज द्वितीय, ठीक है। तो याद रखना, हर्षनाथ का लेख कब आया था, 973 ईस्वी के चौहान शासक की विजय का उल्लेख मिलता है विग्रहराज द्वितीय। किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि बेरी घट या शत्रु संहारक मिलती है, तो पृथ्वीराज विजय की। क्या है कि किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि बेरी घट मिलती है, तो ये पृथ्वीराज विजय के अंदर मिलती है। जो गोविंद तृतीय शासक था उसकी उपाधि क्या मिलती है, बेरी घाट या शत्रु संहारक मिलती है। आगे, 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की नींव डाली वासुदेव चौहान के द्वारा। 551 याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। चौहान वंश की नींव डाली, चौहान वंश की नींव डाली किसने, वासुदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने, ठीक है। आगे, चौहान शासकों का सही कालक्रम बताइए। देखिए, अजयराज, फिर उसके बाद अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो ये इनका सही क्रम है, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। फिर किस साहित्यकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा कि कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता था, तो किल होरन ने कहा कि जो विग्रहराज चतुर्थ हैं वो क्या है, कालिदास
और भवभूति की होड़ भी कर सकते थे। साहित्यकार के बारे में है ये। फिर है मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार हुआ था 12वीं सदी में। कब हुआ था? 12वीं सदी के अंदर मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों के अधिकार हुआ। अगला, शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? नाडोल के चौहान। सबसे प्राचीन शाखा की बात करेंगे शाकंभरी चौहानों की तो नाडोल के चौहान हो जाएंगे। कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित था? तो कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह। ये कौन थे? ये सारे के सारे जालोर के चौहान वंश के शासक थे, याद रखना, कीर्तिपाल, कित्तू। फिर चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने को विवंश किया था? तो मूलराज प्रथम। आगे, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? तो विग्रहराज चतुर्थ। याद रख लेना कि अजमेर के किस शासक कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग भी बना लिया था। विग्रहराज चतुर्थ सबसे शक्तिशाली शासक। आगे, विग्रहराज चतुर्थ चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इस उपनाम से जाना जाता था। इन्हें कवि बांधव के नाम से जाना जाता था। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता था। आगे, पृथ्वीराज तृतीय की अशोकता के दौरान शासक कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। यह प्रधानमंत्री कौन था? केमास। ठीक है, कि पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। तो पृथ्वीराज तृतीय का ये प्रधानमंत्री था कौन? केमास। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक था। एक तो था कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद्र, गुजरात का नरेश भीम द्वितीय, गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी। फिर देखिए ये थे क्या थे? पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। एक तो कन्नौज का गहड़वाल शासक जयचंद, गुजरात का नरेश भीम सिंह और गौर प्रदेश का शासक था मोहम्मद गौरी। आगे, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है तो स्पादलक्स। ये भी मोस्ट कर लेना, चौहानों का जो मूल स्थान है वो स्पादलक्स माना जाता है। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक थे। अजमेर नगर किसने बसाया? अजयराज ने बसाया था। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजयराज ने। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किसने चलाए? तो ये भी अजयराज ने चलाए थे। ठीक है, तो ये भी अजयराज ने चलाए थे। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? अनहिल पाटल, गुजरात के अंदर। मोस्ट कर लेना, पृथ्वीराज तृतीय जो थे उनका जन्म हुआ था अनहिल पाटल, गुजरात के अंदर होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए भी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पृथ्वीराज चौहान जो है विजय रहे। इनके साथ कौन थे? हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली नाटक की रचिता है विग्रहराज चतुर्थ। निम्न में से कौन विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में देखिए चंद्रबरदाई रहते थे, जनार्दन सिंह रहते थे और जयानक। ये कौन है? ये सारे पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि हैं। ये चंद्रबरदाई और जनार्दन सिंह और जयानक भट्ट। फिर तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? चौहान और तुर्कों के बीच में। फिर अगला, किस शासक के शासनकाल को चौहान शासक काल का स्वर्ण काल कहा जाता है? बिसल देव। बिसल देव कौन है अभी? अब बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को क्या नाम था? बिसल देव नाम था, जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। ठीक है, फिर किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? मोस्ट कर लेना, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अर्णोराज के द्वारा, अन्नाजी या अर्णोराज के द्वारा पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। आगे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। इसके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? 1177 ईस्वी में। फिर तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है?
पृथ्वीराज रासो के अंदर, जो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर, और अजमेर के शासक बने थे पृथ्वीराज तृतीय 1177 ईस्वी के अंदर। आगे, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? सांबर। चौहान वंश का जो संस्थापक था वासुदेव चौहान, उसने राजधानी बनाया था सांबर को। अजमेर के चौहानों का चौहानों के नाम से जाना जाता है स्पादलक्स। अजमेर के चौहानों को चौहानों के नाम से जाना जाता था तो स्पादलक्स में। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? अजयराज ने। ठीक है, याद रख लेना, अजयराज ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? अजमेर को। अजयराज ने अजमेर शहर कब बसाया? 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर शहर बसाया। चौहान शासकों शासन व्यवस्था के अनुसार कालक्रम देखिए। विग्रहराज चतुर्थ, बिसलदेव, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, फिर सोमेश्वर चौहान, फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो ये क्रम बुक के अंदर दिया हुआ है, हो सकता है कहीं ना कहीं एग्जाम में सीधा पूछ ले आपसे। आगे, अर्णोराज के बारे में देखिए। अर्णोराज के बारे में, अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा, याद रख लेना। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। इसके साथ चालुक्य नरेश था, जयसिंह सिद्ध राज की पुत्री से विवाह किया था अर्णोराज ने। वह अपने ही पुत्र जगदेव के द्वारा मारा गया था, यह भी याद रखना। ठीक है, अर्णोराज की हत्या किसने की थी? जगदेव ने। ठीक है, जगदेव ने, इसलिए इसको चौहानों का क्या कहते हैं? पितृहंता। चौहानों का पितृहंता। ठीक है, ये कहते हैं, जगदेव को कहते हैं, जो पुत्र था अर्णोराज का जिसकी इसने हत्या कर दी थी। ये सारे याद रखना है आपको। फिर पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े थे। कौन कौन सी? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना आपको, कौन कौन सी युद्ध लड़े गए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो भीमदेव द्वितीय। जो चालुक्य शासक था वो कौन था? भीमदेव द्वितीय। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम आया था मोहम्मद ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोंपड़ी में बदल दिया था। किसने? इस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोंपड़ी में बदल दिया था। तो ये बिसलदेव का द्वारा बनाया गया था, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाया गया था। बिसलदेव आ जाएगा। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक था वासुदेव, पहले भी मैंने बताया। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी थी सांबर। यानी जब अजयराज ने अजमेर को राजधानी बनाया, उससे पहले चौहानों की राजधानी थी सांबर, और सबसे पहले शाकंभरी को इन्होंने राजधानी बनाया था चौहानों ने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जालोर के किस शासक को उस समय का भारत का महान व शक्तिशाली शासक बताया था? उदय सिंह। किसको? उदय सिंह को। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जालोर के किस शासक को उस समय का भारत का महान व शक्तिशाली शासक बताया? वो था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। आगे, चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ? तो दुर्लभ राज के काम में। वीर सातल देव और सोम किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? 1308 में सिवाना दुर्ग के युद्ध में। कौन कौन? एक तो वीर सातल देव और सोम किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए? 1308 में हुआ था सिवाना दुर्ग के अंदर। इतिहास में मालदेव मुछाला के नाम से कौन विख्यात है? ये है मालदेव सोनगरा। याद रख लेना भाई, मालदेव मुछाला के नाम से इसे जाना जाता है, मालदेव सोनगरा को। फिर अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम में अनुसार बताइए। सबसे पहले रणथंभौर 1301, फिर चित्तौड़गढ़ 1303, फिर सिवाना, फिर जालोर। तो ये सारे के सारे जो है इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विजय प्राप्त है। रणथंभौर के अंदर हुआ था, चित्तौड़गढ़ में, फिर सिवाना दुर्ग में, फिर जालोर के अंदर। ये 4 जो स्थान थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया उस समय वहां के शासक थे कान्नड़ देव। कौन थे? कान्नड़ देव
शासक थे वहाँ पे जालोर के, और इस जालोर का नाम रख दिया था जलालाबाद। इस जालोर दुर्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया था? जलालाबाद। ठीक है, कान्हड़ देव की मृत्यु के बाद। जालोर के चौहान शासकों में कौन सा राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? चाचिंग देव। ठीक, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? दिल्ली का शासक था चाचिंग देव। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? अलाउद्दीन के विद्रोह सैनिक नेता मोहम्मद शाह को हमीर द्वारा शरण देना, और हमीर आपको पता है शरणागति था, और अलाउद्दीन का एक विद्रोही सैनिक भागकर आया था किसके पास? हमीर के पास। कौन सा? मोहम्मद शाह। और इसके कारण जो है दोनों के बीच में अनबन हुई और आक्रमण का कारण रहा रणथंभौर दुर्ग के अंदर। फिर हमीर देव चौहान का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया था? गुरदास सैनी। किसका सैनिक था? हमीर देव चौहान का कौन सा शासक? तो गुरदास सैनी। हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति रणमल और रत्तीपोल। तो हमीर के साथ में ये विश्वासघात किए थे इन्होंने, एक तो रणमल था और एक रत्तीपोल था। हमीर रासो ग्रंथ के रचिता कौन है? जोधराज। याद रखना, हमीर रासो ग्रंथ के रचिता है जोधराज। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग, ये देखो दोबारा प्रश्न आ गया, ये हो गया कैमास। ठीक है, फिर किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण? ये भी अर्णोराज, ये भी दोबारा आ गया। ठीक है, उसके बाद में कित्तू एक महान राजा है, इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा? पूर्णतः नैणसी। कीर्तिपाल आपने पढ़ा था, कीर्तिपाल शासक था। कित्तू एक महान राजा है, इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा? पूर्णतः नैणसी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया तब उसके दो सेनापति नाहर खां व भोज मारे गए थे? सिवाना दुर्ग पर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया जब उसके सेनापति थे, एक तो नाहर खान था और एक भोज, दोनों मारे गए सिवाना पर। वीरम देव सोनगरारी बाता तथा कान्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? पद्मनाभ। याद रख लेना भी, एक तो वीरम देव सोनगरारी बाता और कान्नड़ देव प्रबंध। फिर है चौहान वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि दी गई थी? तो गुवक था। चौहान वंश का शासक था गुवक, उसको नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि दी गई थी। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने कहा? तो विश्व हेबर ने कहा था तारागढ़ दुर्ग को। चंद्रवरदाई का जन्म 1148 में कहाँ हुआ? लाहौर के अंदर। चंद्रवरदाई 1148 में इनका जन्म होता है, कहाँ पे? लाहौर के अंदर। फिर आला और उद्दल का संबंध किस युद्ध से है? महोबा युद्ध से। इसी प्रकार जैसे गंगा सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? जन्म बीकानेर में हुआ था और मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मुंबई के अंदर। ठीक है, तो उसी प्रकार चंद्रवरदाई का जन्म 1148 में लाहौर में और रहते राजस्थान में थे। फिर आला और उद्दल का संबंध है महोबा के युद्ध से। हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध में हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया था? भीम सिंह। तो हिंदू घाटवाटी युद्ध में हमीर का सेनापति था 1299 में भीम सिंह मारा गया। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। फिर विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? हमीर देव चौहान का विजयादित्य जो था दरबारी कवि। ठीक है, तो आज के इतने ही प्रश्न थे, 350 प्लस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल आगे 350 से 450 डेली हम 100 प्रश्न का रिवाइज करते हैं और 100 प्रश्नों में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम कक्षा 10 को कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे, लगभग 10-15 दिनों के अंदर। सभी साथी मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए, जिसके इससे बाहर नहीं जाएगा, इन बुकों से बाहर नहीं जाएगा कक्षा 10 और 9 से, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना मेरे साथ। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, जो साथी क्लास देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं 2-3 उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए करो और अन्य साथी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।